तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी कोट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि तुमको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते जाएं, और तुम भी कोशिश करो लगातार कि यार सर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट बैठाला जाए। तो यहाँ पे मैं वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे यार तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन बनता रहे हर एक वीडियो में। जैसे अब इस पार्ट में मैं तुमको एडवांटेज और उसके साथ डिसएडवांटेज भी सिखाने वाला हूँ। यार कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। क्या साइंस साइड है क्या परफेक्ट? नहीं हो सकती। क्या बायो साइड परफेक्ट है? बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो वैसे हमारा अकाउंटिंग कैसे परफेक्ट हो सकता है? इसके भी कुछ एडवांटेज और उसके साथ डिसएडवांटेज हैं। वो क्या एडवांटेज हैं और वो क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारे की सारी चीज़ें हम लोग को आज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, अपनी कॉफ़ी को उठा लो और साथ में अपनी कॉपी को भी उठा लो। एक पेन और पेंसिल होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी कोई मेन की पॉइंटर लगे तो उसको लिख जरूर लेना, ठीक है। और मैं बढ़ता हूँ बिना किसी देरी के तुमसे कहाँ पे, अपनी वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया डिसमिस। तो धुआंधार इंट्रो के साथ अब शुरू करते हैं अपना एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला की फ्रेम हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? सबसे पहला की फ्रेम हमें देखने को मिलता है, इट प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड रिलेटिव इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। सबसे पहले अच्छाइयों की बात करी जा रही है, एडवांटेज की, और इसी एडवांटेज में लिखा है कि भाई ये हमें परमानेंट रिकॉर्ड दे देते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के, और प्रोवाइड करते हैं रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। यार एक चीज बताओ, जब भी तुम अकाउंटेंसी में वो वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो क्या एक बात बताओ, क्या वो 2 या 3 दिन तक ही लास्ट लॉन्ग रहते हैं? वो पूरी जिंदगी तक तुम्हारे साथ निभाएंगे। क्या पता 1 दिन हो, 2 दिन, 10 साल बाद, 20 साल के बाद भी अगर तुम उनको देखोगे तो वो तुम्हारे साथ स्टैंड ऑफ खड़े होंगे और तुम्हें सपोर्ट कर रहे होंगे। आज अगर तुम पे कोई केस कर दे 10 साल पुराने कोई ट्रांजैक्शन पे, तो तुम्हारे पास कुछ है तो जहां पे तुम लॉ की नजरों में उसको तुम दिखा पाओ। तो यहां पे पहला एडवांटेज तो यही है कि हमें परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है। और हाँ, इस परमानेंट रिकॉर्ड को बाकी सारे लोग भी यूज कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और एक ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है भाई, इस पे तुम खड़े उतर सकते हो, इस पे तुम भरोसा कर सकते हो। आई गेस तुमको समझ आ गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरा है हमारा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे यहां पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? यहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग जब हेल्प करती है हमें, जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी चीजें हम लोग कैलकुलेट करने के एबल हो जाते हैं। वरना यार कोई तुमको ऐसी इंफॉर्मेशन दे पाएगा क्या जहां पे तुम किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाओ? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पे वही चीज लिखी है, अकाउंटिंग प्रोवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब बेसिकली वार्षिक उत्सव, मतलब एक साल में आपको कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने और कितना लॉस कमाया है, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। Next, accounting provide the facility of comparative study to the various aspect of the business like profit, sales, purchase। ये और भी तरह तरह की इंफॉर्मेशन देता है हम लोग को। वो क्या तरह तरह की इंफॉर्मेशन है? ये हमें फैसिलिटी करता है, कंपैरेटिव स्टडी देता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लाइक प्रॉफिट एंड सेल, परचेज एक्सेट्रा। ये हमें कंपैरेटिव स्टडी देता है। इसका की स्पेशल फीचर है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब समझिए बच्चे, हम एक बिजनेस को अपने ही बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को अपने बिजनेस से ही कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले साल के रिजल्ट से। यार जैसे तुम अपने हर साल के रिजल्ट को कंपेयर करते हो ना, अपने एकेडमिक्स के 9th के अलग, 10th के अलग, और देखो मैंने 9th में कितने कमाए थे, 10th में कितने ज्यादा आ गए, और 10th में कितने कमाए थे, 11th में कितने ज्यादा, यार देखो मैं तो 12th में टॉप मार रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी दे रही है। वो भी तो एक अकाउंट्स है, वहां पे भी तो तुम्हारे नंबरों के अकाउंटिंग मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, ठीक है। न्यूमेरिक ऑर्डर में कोई सेट पैटर्न में कोई भी चीज लिख दो, तो मैं तो सीधा उसको अकाउंट बोलता हूं, ठीक है। तो यहां पे वही चीज लिखी है, अकाउंटिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस लाइक प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद सेल्स को कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग परचेज को भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री को भी कर सकते हैं, अरे सैलरी को कर लो, वेजेस को कर लो, कोई भी चीज को कंपेयर कर लो, उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, ये सब अकाउंट दिखाता है। अच्छा कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत ईजी है ना, बहुत ज्यादा ईजी है यार ये, ठीक है। आगे बात करते हैं।
Next, accounting form a basis in the process of performance evaluation to improve the performance of the company, divisions, activities and etc. बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अप्रेजल देता है। बहुत साफ सी बात है, देखो आराम से पढ़िए, देखो आराम से पढ़ना। देखो, अकाउंटिंग फॉर्म्स अ बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसका मतलब स्टूडेंट बस इतना ही हुआ कि भाई अकाउंट्स हमें हेल्प करती है एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। भाई जैसे स्पीड को इवैल्यूएट तुम्हारा ओडोमीटर बताता है ना, तुम्हारे बाइक में ओडोमीटर, अरे स्पीडोमीटर जिसको तुम बोलते हो, वो स्पीडोमीटर जिसको सो कॉल्ड हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, वो तुम्हारी स्पीड बताता है। तो यार बिजनेस की स्पीड कैसी चल रही है, उसका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा ना हमारा अकाउंट्स बताएगा। तो वही चीज लिखी है, अकाउंटिंग फॉर्म अ बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएटिंग टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, डिविजन्स, एक्टिविटीज, हर चीज के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देगा और अपना साइड हो लेगा। ठीक है, तो ये चीज तुमको समझ आ गई। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पे बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा बता रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्ट्स अप्रूव्ड एविडेंस इन लीगल मैटर्स। मैंने तुमको पहले बताया था ये लीगल मैटर्स में बहुत हेल्प करता है। सर लीगल मैटर्स में हेल्प करने का मतलब क्या हुआ? लीगल मैटर्स में हेल्प करने का मतलब हुआ है कि अगर तुम पे किसी ने केस कर दिया, ठीक है, या तुमको कोई देख रहा है कि यार ये बहुत पैसा कमा रहा है, इस पर कोई फर्जी का दावा ठोक देते हैं, देखो ये कितनी इलीगल सेल कर रहा है, ये परचेज बहुत कम में करता है, देखो सेल्स कितनी ज्यादा कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें देखने को मिल रही है तो तुम यहाँ पे अपनी प्रॉपर अकाउंटेंसी को दिखा सकते हो कि भैया ये है मेरी कॉस्ट और ये है मेरी सेलिंग प्राइस, इसके बदले में जो डिफरेंस आ रहा है भाई वो तो मेरा प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे हैं, कोई चैरिटेबल फंड थोड़ी ना खोल के रखा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हमें सब पूरी दुनिया की क्या कहते हैं आपदाएं अपने सर पे ले रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे ये हमारा लीगल मैटर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या बच्चे? अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आगे अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग का लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा सर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बड़ा जल्दी खत्म हो गया? ऑब्वियसली यार खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करना चैप्टर इसीलिए तो आसान है, मजा आ रहा है। अच्छा सुनो, मैं एक बार इसको और रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 5 हैं हमारे पास क्या कहते हैं ओवरऑल एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज स्टूडेंट्स लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई हमें परमानेंट रिकॉर्ड देता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को निकालने में हेल्पफुल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा कि भाई हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट? चौथा कि भाई ये बेस क्रिएट करता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, ये हमको बताता है, नॉलेज देता है। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा कि लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सेक्शन एक खत्म हो गया है। ठीक है, तो यार प्रोस तो पढ़ लिए, अब जरा कॉन्स पे आ जाते हैं। सर कॉन्स क्या है इसके? अरे लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब इसके नेगेटिव पार्ट। कोई भी चीज़ यार 100% परफेक्ट नहीं होती, अकाउंटेंसी भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ पे बस मैं बात करने वाला हूँ अब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की, और जल्दी से देखते हैं हमारा सबसे पहला लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट। सबसे पहला लिमिटेशन है बच्चे, इट इज़ कंसीडर ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी, ऑनेस्टी, स्किल्स आर इग्नोर्ड इन द अकाउंट्स। यार ये सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, ये सिर्फ क्वांटिटी देखता है, क्वालिटी तो ये देखता ही नहीं है। और जब क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दुख होता है कि यार अकाउंट्स तू इतना और कर लेता है, यार सिर्फ क्वांटिटी देखता है, तब तो बच्चों के छक्के छूट जाते हैं इसको पढ़ने में। सीए करते करते 10 साल हो जाते हैं, स्लो पॉइजन बोलते हैं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। सोचो क्वालिटी भी आ जाती तो कितनी दिक्कत हो जाती। तो खैर ये हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सिंपली बच्चे बस इतना ही कि भाई ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही लिमिट रखता है, बाकी इसको परपन से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसको क्वालिटी से मतलब नहीं, तुम कैसा मैनेजमेंट कर रहे हो उससे मतलब नहीं, तुम्हारे अंडर एम्प्लॉयज़ कितने उससे मतलब नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं मतलब नहीं, तुम्हारी सुट्टा फूक भी रहे हैं कि नहीं फूक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है यार, इनको सिंपली सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड लिमिटेशन पे बच्चा लोग, और सेकेंड लिमिटेशन है इट कंसीडर ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। भाई ये क्या है, यानी हिस्टोरिकल कंसेप्ट और दिमाग खा लिया ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट, मतलब क्या है हिस्टोरिकल कंसेप्ट का? बड़े आराम से सुनना, चलो मैं तुमको बताता हूँ।
हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है बच्चे, कि जो भी बिजनेस होता है, जो भी अकाउंट्स होती है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये बहुत ज़्यादा परचेजेस में काम आता है, कि मैंने मान के चलो एक बिल्डिंग परचेज करी और उसको मैंने 10 लाख रुपए का परचेज किया। आज से 10 साल के बाद उसका वैल्यू 1 करोड़ हो रहा है, क्योंकि भाई बिल्डिंग्स और लैंड इनका सबका प्राइस बढ़ता है महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, जो 11% पूरे साल की है। ठीक है, तो भाई भारत जैसे देश में और भारत ही क्यों यार, हर देश में इनकी वैल्यू बढ़ती है। और मान के चलो मैंने 10 लाख रुपए में खरीदा और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो अकाउंट्स उसको 1 करोड़ में दिखाएगी 10 साल के बाद, या 10 लाख में दिखाएगी? आई गेस आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि वो 1 करोड़ में दिखाएगी, लेकिन बस यहीं पे आप गलती कर देते हैं और यहीं पे मात खा जाते हैं, और यही पता चलता है कि आप अकाउंट्स के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। इसका मतलब यही है कि आप थोड़े से इमेच्योर हैं। चलिए मैच्योर बनाते हैं आपको। बच्चे ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये 10 साल के बाद भी उसकी 1 करोड़ वैल्यू नहीं दिखाएगी, उसकी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए वैल्यू ही दिखाएगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा मतलब भाई ये तो गलत बात है, इससे तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बड़ी हेल्प वो हो जाएगी, डामाडोल हो जाएगी। कोई हमको जज करेगा तो उसको लगेगा हमारे पास तो सिर्फ 10 लाख की ही बिल्डिंग है, लेकिन हमारे पास तो 1 करोड़ की बिल्डिंग है। बच्चे मैं मानता हूं, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अकाउंट्स को भी तुमने बताया था ना, ये क्वांटिटी पे बिलीव रखता है, क्वालिटी पे नहीं। तो इन्होंने वही चीज कही है कि जब तू उस बिल्डिंग को बेचना और जब तुझको 1 करोड़ मिल जाए तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, अभी कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि भाई आपके मन में है ना, वो तो इंटेलेक्चुअल है कि वो 1 करोड़ की हो गई है, अभी तक बिकी तो है नहीं। तो अकाउंट्स को क्या पता उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही, जब तक वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हैपन नहीं होगा। तो यही चीज है हिस्टोरिकल कंसेप्ट बच्चे, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स जो कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग होगी, जो प्रेजेंट है उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो सब 12th के कंसेप्ट है, अभी आपके काम के नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं बच्चे इसके थर्ड पोर्शन पे। जो थर्ड पोर्शन है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट्स एंड नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस वेयर अफेक्ट इट्स क्रेडिटेबिलिटी। बच्चे ध्यान रखना, ये पर्सनल बायस्ड है यार। हर इंसान एक अकाउंट को अलग अलग नज़रिए से देखता है। हर इंसान, किसी इंसान के लिए प्रॉफिट 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और कोई इंसान के तो 1 करोड़ के खर्चे ही हो जाते, तो उसके लिए 1 करोड़ का प्रॉफिट कोई सेंस भी नहीं रखता। तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस है यार स्टूडेंट, तुम मानो चाहे ना मानो, यहाँ पे लोग पर्सनली जज कर देते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ये पर्सनल बायसनेस से भरा हुआ है, ये फ्री नहीं हो सकता इससे कभी भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पॉइंटर देखें स्टूडेंट्स, इट अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग विच मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटेंसी। यहाँ पे भी मैनिपुलेशन होती है। जो बहुत ज़्यादा वो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब शातिर लोग होते हैं, वो इसको इस तरीके से रिएक्ट करते, इस तरीके से लिखते हैं कि बहुत सारा पैसा बचा लेते, टैक्स बचा लेते, पैसा बचा लेते, फंडिंग बचा लेते, और दिखाते कि मैंने कितना सारा पैसा खर्च किया है, और होता रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई, इट अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। इस हेयर फेयर को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके तहत आपको जेल हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट इसको कितना शार्पली करते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आजकल के, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसकी वजह से उनको भी मोटा पैसा मिलता है, उसमें भी हिस्सेदारी मिलती है, और इसकी वजह से हमारी जो भारत सरकार है वो झेलती है। ठीक है, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब इज मोर फेवरेबल पोजीशन इन एक्चुअल पोजीशन। मेरे को फंडिंग ज़्यादा लेनी, मैंने विंडो ड्रेसिंग कर ली। मेरे को लोन ज़्यादा लेना, मैंने विंडो ड्रेसिंग कर ली। मैंने बैंक को दिखा दिया मेरे पास कितना प्रॉफिट है, एक्चुअलिटी में है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दिखा दिया। झूठी इमेज बनाना ही आपका विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चे अफेक्ट कर जाता है विंडो ड्रेसिंग से। अगर मैं पांचवें की बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग बिकॉज दे आर ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। दैट मीन्स ये बच्चे फोरकास्टिंग में थोड़ा सा हेल्प नहीं कर पाता है। फाइनेंशियल अकाउंट आर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेटा है वो तो प्रीवियस डेटा है। मैंने तुमको अभी बताया, एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, उसकी एक्चुअल इमेज कितनी है बच्चे, उसकी एक्चुअलिटी है कम से कम 1 करोड़ की। यहाँ पे तो एक्चुअल फिगर है ही नहीं, तो क्या फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो डेटा ही इनएप्रोप्रिएट है ना। तो इसीलिए अरे फ्यूचर फोरकास्टिंग में तो हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे फिर से ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, और कितनी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक चैप्टर को ऐसे चुटकियों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यार यही तो मज़ा है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहा हूँ और तुमको भी मज़ा आ रही है। देखो झूठ नहीं बोला, तुमको मज़ा आ रही है। ठीक है, तुम 10-10 मिनट में टॉपिक्स खत्म कर पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, और यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस ध्यान रखना यार, सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे और मेरे इंटरेक्शन की ज़रूरत है। मेरे को नहीं पता इस पर व्यू कितना आने वाला, मेरे को नहीं पता कौन कितना कोर्स परचेस करा, लेकिन यार मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब है, क्योंकि तुम मेरी एक ओनली ऑडियंस हो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं तुमसे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस